भीमराव रामजी अंबेडकर, जिन्हें बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता है, एक भारतीय विधिवेता, राजनीतिक नेता, दार्शनिक, इतिहासकार, वक्ता, अर्थशास्त्री, शिक्षक, संपादक, विपुल लेखक और क्रांतिकारी थे जिन्होंने भारत के दलित संघर्ष को प्रेरित किया। इसके अलावा वे भारतीय संविधान के प्राथमिक वास्तुकार थे। वे भारत के पहले दलितों में से एक थे जिन्होंने कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की, लेकिन ऐसा करने के लिए उन्हें कई सामाजिक और वित्तीय कठिनाइयों को पार करना पड़ा। उन्होंने स्कूल में पहली बार छुआछूत का अनुभव किया, जहां उन्हें सवर्ण हिंदुओं से अलग रखा गया था। केवल तभी जब चपरासी ऊंचाई से पानी डालता था तो उन्हें बर्तन से पानी पीने की अनुमति दी जाती थी। अंबेडकर ने अर्थशास्त्र में शोधकर्ता के रूप में ख्याति अर्जित की और कानून, अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में अपने अध्ययन और शोध के लिए कानून की डिग्री और डॉक्टरेट प्राप्त करने के बाद कुछ वर्षों तक कानून का अभ्यास किया। उनमें बहुत अच्छा जीवन जीने की क्षमता थी। उनके पास कोलंबिया विश्वविद्यालय और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से डिग्री थी और वे बहुत प्रतिभाशाली और शिक्षित व्यक्ति थे। फिर भी उन्होंने खुद को पूरी तरह से गरीबों के हित में समर्पित कर दिया। उन्होंने महार जाति में जन्म लेने के कारण होने वाले दुख, कठिनाइयों और अपमान को जाना था, जो एक महाराष्ट्रियन समुदाय है जिसे अछूत माना जाता है। अंबेडकर के अनुसार 4 वर्णों पर आधारित हिंदू सामाजिक संरचना असमानता उत्पन्न करती है और जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता की उत्पत्ति है, जो दोनों ही असमानता की अभिव्यक्तियां हैं। उनका मानना था कि अछूतों की समस्याओं को हल करने का एकमात्र तरीका कठोर दृष्टिकोण अपनाना था। उनकी अवधारणा स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के 3 प्रसिद्ध मूल्यों पर आधारित थी। ये तीनों ही उनके आदर्श समाज की नींव थे। अंबेडकर का मानना है कि आदर्श समाज में ये तीनों ही शामिल होने चाहिए। अगर ये तीनों ही न हो तो वे संतुष्ट नहीं होंगे। 2 सहस्राब्दियों से भी ज्यादा समय तक जाति व्यवस्था, जिसने आबादी के 5वें हिस्से से ज्यादा लोगों को जानवरों से भी बदतर स्थिति में रखा, उनका मुख्य लक्ष्य बन गई। हालांकि यह बहुत बड़ा काम इस सच्चाई को पूरी तरह से छिपा देता है कि उनकी लड़ाई जाति संघर्षों से कहीं आगे तक फैली हुई है और इसके बजाय सभी प्रकार के शोषण को कवर करती है। उन्होंने मजदूरों, किसानों और महिलाओं जैसे उत्पीड़ित समूहों के साथ साथ दलित वर्गों की भी वकालत की। उनकी लड़ाई का उद्देश्य सिर्फ अछूतों की आज़ादी ही नहीं था, बल्कि पूरी जाति व्यवस्था का उन्मूलन भी था। ब्राह्मणवाद के विरोध के बावजूद उन्होंने कभी भी ब्राह्मणों के प्रति कोई दुश्मनी नहीं रखी और न ही जाति के आधार पर किसी को अपना मित्र या विरोधी माना। उनके आंदोलन की शुरुआत बहिष्कृत हितकारिणी सभा से हुई, जिसकी कार्यकारिणी में अगड़ी जातियों के लोगों की संख्या अधिक थी। उनके आंदोलन में बाद में भी, चाहे वह महाड़ की लड़ाई हो या भारतीय मजदूर पार्टी, संगठन के लिए गैर जातिगत आधार बनाने का यह उद्देश्य लगातार देखा जा सकता था। अंबेडकर से पहले जाति विरोधी अभियान ज्यादातर कल्याण उन्मुख थे। कुछ लोग अपनी जाति के लिए जाति संरचना में उच्च दर्जा चाहते थे, जबकि अन्य अपनी जाति की निम्न संस्कृति को अपने दुख का स्रोत मानते थे और इसे सुधारने की कोशिश करते थे। उन्होंने सही ढंग से पहचाना कि जाति व्यवस्था मुख्य रूप से भारतीय गांव की अद्वितीय आर्थिक संरचना द्वारा समर्थित है, जिसमें भूमि संबंध सबसे प्रमुख पहलू है। उन्होंने एक समय दलितों के लिए एक अलग समुदाय की अवधारणा के साथ खिलवाड़ किया और दूसरे समय उन्हें गांवों को छोड़कर शहरों में जाने के लिए मजबूर किया। उन्होंने यह समझ लिया था कि जातियां कई कारकों द्वारा समर्थित थीं, जिनमें धार्मिक सांस्कृतिक संबंध, गांवों में सामंती संबंध, भूमि संबंध मुख्य आधार थे और राज्य के साथ सामाजिक राजनीतिक संबंध शामिल थे। नतीजतन जातियों के विनाश के लिए उन सभी का विनाश आवश्यक हो गया। उन्होंने एक व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनाया और इस बहुआयामी आक्रमण में राजनीतिक शक्ति के महत्व को जल्दी से समझ लिया। उन्होंने विश्वास प्रणाली में अवशिष्ट बदलाव लाने में राजनीतिक शक्ति के महत्व पर जोर दिया, चाहे वह सांस्कृतिक या धार्मिक माध्यम से हो। पहली बार उन्होंने अस्पृश्यता और जाति के मुद्दे को संस्कृति के दायरे से राजनीतिक एजेंडे में उठाया। अंबेडकर के अनुसार समाज में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के माध्यम से ही व्यक्ति और सामाजिक समूह आगे बढ़ते हैं। हालांकि सरकार को यह ध्यान में रखना चाहिए कि समाज के कमजोर हिस्से, जो आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, इस प्रतिस्पर्धा में समान और खुले तौर पर भाग लेने में असमर्थ हैं। इसका परिणाम विनाश होगा, क्योंकि प्रगति मुख्य रूप से उच्च जातियों के बीच होगी। निचली जाति पर इसका कोई असर नहीं होगा, जिसके परिणामस्वरूप विभाजन और भी बढ़ जाएगा। यह खाई क्रांति को जन्म दे सकती है, जिससे और भी हिंसक विरोध और दमन हो सकता है। निम्न वर्गों के प्रति उदार दयालु रवैया अपनाना विद्रोह को रोकने का सबसे बड़ा तरीका था। उच्च वर्गों को रियायतें शालीनता से और समय पर देनी चाहिए, बजाय इसके कि वे निम्न वर्गों द्वारा मांगे जाने का इंतजार करें। अगर क्रांति होती है तो इसका मतलब यह नहीं है कि लोग भयानक हैं या उन्हें और अधिक सख्ती से दबाया जाना चाहिए था।
यह दर्शाता है कि उच्च वर्गों में समय पर उचित रियायतें देने के लिए बुद्धि और आत्मविश्वास की कमी थी। यह तुलनात्मक रूप से कमजोर वर्गों को कुछ समय के लिए रियायतें या सहायता प्रदान करके उनकी जरूरतों को पूरा करता है, अनिवार्य रूप से उन्हें इस सार्वभौमिक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करने के लिए। इस प्रतिस्पर्धा में राज्य रेफरी की भूमिका निभाता है। सभी सामाजिक समूहों के प्रतिनिधियों का उद्देश्य इस राज्य पर शासन करना है। अंबेडकर का इरादा अछूतों या गरीब वर्गों को हिंदू समाज से अलग करना था, जबकि गांधी हिंदू समाज की संरचना को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि समाज अभी उस बिंदु तक आगे नहीं बढ़ा है जहां सभी जाति और वर्ग संरचनाओं को नष्ट किया जा सके। ब्राह्मणवाद कभी भी अपनी दिखावटी श्रेष्ठता को नहीं छोड़ेगा। नतीजतन इससे दूर होना महत्वपूर्ण था। जाति व्यवस्था को कमजोर करने के लिए सबसे प्रभावी रणनीतियों में से एक के रूप में अंतरजातीय विवाह को प्रोत्साहित करें। पूंजीवाद के खिलाफ अंबेडकर पूंजीवाद की शोषणकारी प्रवृत्तियों से अच्छी तरह वाकिफ थे और उन्होंने पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद को अपने उद्देश्य का जुड़वां दुश्मन घोषित किया। पूंजीवाद के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता ने कर्मचारियों के अमानवीय शोषण को जन्म दिया था, जिससे वे अच्छी तरह वाकिफ थे। उनकी स्वतंत्र लेबर पार्टी ILP अगस्त 1936 में स्थापित जाति और वर्ग संघर्षों को जोड़ते हुए पूंजीवादी शोषण के मुद्दे को संबोधित करने का एक प्रयास था। ILP द्वारा विभिन्न श्रमिक समस्याओं को उठाया गया, जिसमें मिल श्रमिकों की संयुक्त हड़ताल का नेतृत्व, औद्योगिक विवाद अधिनियम के संबंध में श्रमिकों के हितों के लिए संसदीय लड़ाई तथा वायसराय की कार्यकारी परिषद में रहते हुए लागू किए गए विभिन्न कानूनी सुधार शामिल थे। ILP की स्थापना का कम्युनिस्ट अधिकारियों ने स्वागत या समर्थन नहीं किया, जिन्होंने दावा किया कि इससे मजदूर वर्ग के वोटों में विभाजन होगा। अंबेडकर ने कहा कि कम्युनिस्ट नेता मजदूर अधिकारों के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दलित मजदूरों के मानवाधिकारों के लिए नहीं। पूंजीवाद के खिलाफ अंबेडकर पूंजीवाद की शोषणकारी प्रवृत्तियों से अच्छी तरह वाकिफ थे और उन्होंने पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद को अपने उद्देश्य का जुड़वां दुश्मन घोषित किया। पूंजीवाद के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता ने कर्मचारियों के अमानवीय शोषण को जन्म दिया था, जिससे वे अच्छी तरह वाकिफ थे। उनकी स्वतंत्र लेबर पार्टी ILP अगस्त 1936 में स्थापित जाति और वर्ग संघर्षों को जोड़ते हुए पूंजीवादी शोषण के मुद्दे को संबोधित करने का एक प्रयास था। ILP द्वारा विभिन्न श्रमिक समस्याओं को उठाया गया, जिसमें मिल श्रमिकों की संयुक्त हड़ताल का नेतृत्व, औद्योगिक विवाद अधिनियम के संबंध में श्रमिकों के हितों के लिए संसदीय लड़ाई तथा वायसराय की कार्यकारी परिषद में रहते हुए लागू किए गए विभिन्न कानूनी सुधार शामिल थे। ILP की स्थापना का कम्युनिस्ट अधिकारियों ने स्वागत या समर्थन नहीं किया, जिन्होंने दावा किया कि इससे मजदूर वर्ग के वोटों में विभाजन होगा। अंबेडकर ने कहा कि कम्युनिस्ट नेता मजदूर अधिकारों के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दलित मजदूरों के मानवाधिकारों के लिए नहीं। अंबेडकर पूंजीवाद की शोषणकारी प्रवृत्तियों से अच्छी तरह वाकिफ थे और उन्होंने पूंजीवाद और ब्राह्मणवाद को अपने उद्देश्य का जुड़वां दुश्मन घोषित किया। पूंजीवाद के प्रति बढ़ती प्रतिबद्धता ने कर्मचारियों के अमानवीय शोषण को जन्म दिया था, जिससे वे अच्छी तरह वाकिफ थे। उनकी स्वतंत्र लेबर पार्टी ILP अगस्त 1936 में स्थापित जाति और वर्ग संघर्षों को जोड़ते हुए पूंजीवादी शोषण के मुद्दे को संबोधित करने का एक प्रयास था। ILP द्वारा विभिन्न श्रमिक समस्याओं को उठाया गया, जिसमें मिल श्रमिकों की संयुक्त हड़ताल का नेतृत्व, औद्योगिक विवाद अधिनियम के संबंध में श्रमिकों के हितों के लिए संसदीय लड़ाई तथा वायसराय की कार्यकारी परिषद में रहते हुए लागू किए गए विभिन्न कानूनी सुधार शामिल थे। ILP की स्थापना का कम्युनिस्ट अधिकारियों ने स्वागत या समर्थन नहीं किया, जिन्होंने दावा किया कि इससे मजदूर वर्ग के वोटों में विभाजन होगा। अंबेडकर ने कहा कि कम्युनिस्ट नेता मजदूर अधिकारों के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन दलित मजदूरों के मानवाधिकारों के लिए नहीं। साम्राज्यवाद के प्रति अंबेडकर का रवैया शुरू से ही पक्षपातपूर्ण रहा है, मुख्यतः इसलिए क्योंकि उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने से इनकार कर दिया और गांधी का विरोध किया, जिन्हें कई लोग साम्राज्यवाद विरोधी व्यक्ति के रूप में देखते थे। उन्होंने औपनिवेशिक सरकार से रणनीतिक दूरी बनाए रखने की कोशिश की। उनके अनुसार संसाधन विहीन दलित एक साथ अपने शक्तिशाली दुश्मन का सामना नहीं कर पाएंगे। वे कई मोर्चों पर अपने सीमित संसाधनों को बर्बाद और नष्ट नहीं करना चाहते थे। हालांकि उन्हें औपनिवेशिक शासन की मूल शोषणकारी प्रकृति का एहसास था। उन्होंने कई मौकों पर यह कहते हुए गुस्सा जाहिर किया कि ब्रिटिश साम्राज्यवाद और भारतीय सामंतवाद भारतीय लोगों से चिपके हुए दो जोग हैं। हालांकि उनके और दूसरों के दृष्टिकोणों में काफी अंतर था। उदाहरण के लिए उन्होंने साम्राज्यवाद विरोध को ब्रिटिश विरोधी भावना से जोड़ने की निंदा की। उन्होंने कहा कि साम्राज्यवाद का विरोध तब तक प्रभावी नहीं हो सकता जब तक देश के भीतर उसके अनुयायियों को अकेला न छोड़ दिया जाए।
उन्हें लंबे समय से लगता था कि साम्राज्यवाद के खिलाफ सफल युद्ध देश के जमींदारों, मिल मालिकों और साहूकारों साम्राज्यवाद के सहयोगियों से लड़े बिना नहीं लड़ा जा सकता। यही कारण था कि उन्हें कांग्रेस के नेतृत्व में चलाए गए तथाकथित स्वतंत्रता आंदोलन पर संदेह होने लगा, जिसे साम्राज्यवाद विरोधी संघर्ष कहा जाता था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुख्य रूप से सामंती प्रभुओं और शहरी पूंजीपतियों का प्रतिनिधित्व करती है, जिनके बारे में उनका दावा है कि वे भारतीय आबादी के दो मुख्य शोषक हैं। यद्यपि गांधीजी का करिश्माई नेतृत्व जनता को अपने पक्ष में एकजुट करने में महत्वपूर्ण था, लेकिन सत्ता में अधिक हिस्सेदारी हासिल करने के लिए यह मुख्य रूप से औपनिवेशिक शासकों के साथ सौदेबाजी पर निर्भर था। परिणामस्वरूप उन्होंने न केवल औपनिवेशिक शासकों की तुलना में जनता के अधिक वास्तविक शोषक के साथ अपनी पहचान बनाने में कोई उद्देश्य नहीं देखा, बल्कि जब यह दलित मुक्ति के रास्ते में खड़ा हुआ तो उन्होंने इसकी खुले तौर पर आलोचना करने में भी संकोच नहीं किया। उन्होंने ऐसी सभी लड़ाइयों में सड़ांध देखी जो अपनी सीमाओं के भीतर अपने ही लोगों के क्रूर शोषण को स्वीकार करने से इनकार करती थीं और उनकी समस्याओं को बाहरी रूप देने की कोशिश करती थीं। उनका दूसरा तर्क तब आया जब उन्होंने हिंदू साम्राज्यवाद का मुद्दा उठाया, जिसे उसके पीड़ितों द्वारा ब्रिटिश सत्ता की तुलना में अधिक बर्बर माना जाता था क्योंकि इसकी जाति व्यवस्था थी।